श्री ब्रजेश पाठक जी, आप डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश से, बहुत ही सरल स्वभाव के धनी हैं। प्लीज एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत किया जाए। भारत माता के, भारत माता के, भगवान परशुराम के, भगवान परशुराम के। हरियाणा प्रदेश में भगवान परशुराम की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पंडित कार्तिकेय शर्मा जी द्वारा आयोजित इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में मैं हरियाणा के लोगों को आभार प्रकट करने के लिए भी आया हूं। गत विधानसभा चुनाव में मेरी ड्यूटी हरियाणा चुनाव में लगी थी। तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन जब ब्राह्मण समाज के बीच में मैं गया, माननीय मुख्यमंत्री जी, ब्राह्मण समाज ने आश्वस्त किया कि हरियाणा का ब्राह्मण का एक एक बेटा, एक एक बच्चा अपने बुजुर्गों की बात मान करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, और नायब सैनी जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। हम सब नायब सैनी जी को जिता करके हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेंगे। इसलिए मैं हरियाणा के अपने स्वजनों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, बधाइयां देता हूं। ब्राह्मण समाज कोई बिरादरी नहीं है। तरह तरह के लोग चर्चाएं कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज इस देश का संस्कार है, और इस संस्कारों के बदौलत हमारा देश दुनिया में सनातन धर्म की पताका को फहराने का काम कर रहा है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें, हमारा इतिहास स्वर्णिम है। हमने हमेशा देश की बात की है, समाज की बात की है। ब्राह्मण समाज ने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कभी लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया है। हमारा इतिहास है। जब आतताइयों की बात आती है तो भगवान परशुराम आतताइयों का पूरे सृष्टि से समूल नाश करने का काम करते हैं। जब दुश्मनों से लड़ने की बात आती है, सृष्टि के हमारे देवी देवता परेशान होते हैं, तो हमने महर्षि दधीच को भी हम ही ने देने का काम किया है। किसी दूसरे समाज में नहीं उदाहरण मिलेगा कि ब्राह्मण का बेटा अपने शरीर की हड्डियां दान करे और कहे दानवों का नाश करो। यदि किसी ने दिया है तो ब्राह्मण समाज ने देने का काम किया है। सृष्टि चल रही है, दुनिया प्रगति कर रही है। जब दुनिया को जीरो देने की बात आई, सोचिए अगर शून्य ना होता तो दुनिया में गिनती कहां होती। 1 से 9 तक ही गिनती थी। दुनिया में जब शून्य देने की बात आई तो ब्राह्मण के बेटे आर्यभट्ट ने दिया। वो भी ब्राह्मण के बेटे थे, भारत के वंशज थे। अर्थशास्त्र के बगैर दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? बगैर पैसे के हिसाब के दुनिया कैसे समीकरण बनाएगी? जब अर्थशास्त्र की बात आई तो कौटिल्य हमारे महापुरुष, हमारे ब्राह्मण समाज के, उन्होंने दुनिया को अर्थशास्त्र देने का काम किया। जब मुगलों ने हमला किया हमारी सृष्टि पर, हमारे संस्कारों पर, हमारी तक्षशिला विश्वविद्यालय को आग लगा दी, नालंदा को खत्म करने का प्रयास किया, तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुजनों ने वेद पुराण उपनिषद जो सुरक्षित रखे थे, आने वाली पीढ़ी से कहा इनको याद कर लो, और आने वाले बच्चों को याद करा देना। हमें गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। आज हमारे वेद पुराण उपनिषद यदि सुरक्षित हैं तो हमारे ब्राह्मण समाज के गुरुजन वृंद, संत महापुरुषों की देन है। आज हम कह सकते हैं दुनिया प्रगति कर रही है, देश आगे बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तरह तरह की चर्चाएं सब लोग करते हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम को अगर आगे बढ़ाने का काम किया तो आपने किया, ब्राह्मण समाज ने किया। अयम निजा परोविता गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हमने कभी अपना पराया नहीं किया। हम आज भी जब नारा लगाते हैं किसी पूजा पाठ के बाद, तो नारा लगाते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो।
एक एक प्राणी जो इस सृष्टि में रहता है उसके प्रति सद्भावना का भाव यदि कोई व्यक्त करने का मार्ग दिखाने का काम करता है तो ब्राह्मण समाज का बेटा दिखाने का काम करता है। इसलिए मेरे ब्राह्मण समाज के भाई बहनों, आज देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कौन सोचता था 2014 के पहले देश के क्या हालात थे? कौन सोचता था दुनिया में जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे जर्मनी के चांसलर हो, चाहे अफ्रीकन कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष हो, चारों तरफ ये बात आएगी कि मोदी जी हमारे मित्र हैं, मोदी जी जैसा कोई नहीं। ये सिर्फ अगर संभव हो पाया है तो आपकी वजह से संभव हो पाया है। आपने कमल का बटन दबाने का काम किया। दूसरी तरफ मोदी जी ने भारत की सनातन ताकत को दुनिया के पैमाने पर पहुंचाने का काम किया। इसलिए मेरे मित्रों, आज आपके बीच में हम कहने के लिए आए, ब्राह्मण समाज के लोगों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारी अपनी पार्टी है, हमारा मूल है। तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं लोग। आप सोचिए, आपका बेटा, आपका खून उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी में यदि उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा है तो हमारे नेता माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी की देन है। इसके सिवाय कौन ब्राह्मण समाज को पूछता था? वोट लेने के बाद लोग भूल जाते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं, अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बना है। क्या आप सोच सकते थे कांग्रेस पार्टी के रिजिम में? क्या सोच सकते थे दूसरे दलों के रिजिम में? यही कांग्रेस पार्टी के लोग सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर के कहे थे प्रभु रामलला अयोध्या में पैदा हुए कि नहीं, इसके बारे में कोई ज्ञान हमें एफिडेविट देकर के कहे थे। अयोध्या में मंदिर न बने, तरह तरह की बाधाएं कांग्रेस पार्टी ने उत्पन्न करने का काम किया। लेकिन जब आपकी वोट की ताकत ने मोदी जी को देश की सत्ता की कुर्सी सौंपी, सर्वोच्च कुर्सी सौंपी, तब मोदी जी ने पैरवी करके सर्वोच्च न्यायालय में अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनाने का काम किया। ये सब आपके वोट की ताकत की वजह से संभव हुआ। इसलिए मैं हरियाणा के भाई बहनों को प्रणाम करने के लिए, वंदन करने के लिए आया हूं। केवल अयोध्या में रामलला का मंदिर नहीं बना, उज्जैन में जाकर के दिए महाकाल का दरबार, उसे सजाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मोदी जी ने पूरा किया है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर 300 वर्षों के बाद, रानी अहिल्याबाई के बाद यदि किसी ने व्यवस्थित ढंग से कॉरिडोर बनाने का काम किया है तो माननीय मोदी जी ने किया। इसके पहले कोई सोचता नहीं था। जो हमारे धर्म स्थल है, हमारे पूजा स्थल है, चाहे मां विंध्यवासिनी का मंदिर हो, और तो और आप लोगों की आवाज में सुन रहा हूं, आपकी दिल की धड़कन समझ रहा हूं। मथुरा में, वृंदावन में बिहारी जी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी नजर पड़ेगी। बिहारी जी मुरली बजाने को आतुर हो रहे हैं, वहां का भी आप मामला समझते हो। इसलिए मेरे मित्रों, आज आपके बीच में मैं कहने के लिए आया हूं। हम हरियाणा के एक एक भाई बहन को कहना चाहते हैं, ब्राह्मण समाज के अपने बुजुर्गों को कहना चाहते हैं, आपके चरणों में नमन करने के लिए आया हूं। आपका बेटा हूं, आपका खून हूं कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग हरियाणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपके विकास में, आपके हितों की रक्षा में 1 इंच भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा के भाई बहनों के साथ हम लोग खड़े हैं। नायब सैनी साहब यंग है, एनर्जेटिक है, कार्य करने की क्षमता है, परिणाम बदल देते हैं। आप जो चाहोगे आपकी आकांक्षा के अनुरूप काम करेंगे और आपके सम्मान में कोई कसर नहीं रखेंगे। इस बात की गारंटी देने के लिए उत्तर प्रदेश से चलकर के आपके बीच में मैं आया हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने भाई कार्तिक शर्मा जी का। यंग, एनर्जेटिक, कौन सोचता था कि हरियाणा के पंचकुला में अक्षय तृतीया से पहले इतना बड़ा ब्राह्मण समाज का एक समागम इकट्ठा होगा। मैं कार्तिक जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। और ब्राह्मण समाज इतनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं। सैनी साहब, ब्राह्मण समाज का अगर एक बेटा एक गांव में रहता है तो सर्व समाज को, 36 बिरादरी को अपने पाले में करके बूथ पर पहुंचाने का काम करता है। ये पूरा हरियाणा सामने बैठा है, ये हजारों लोग नहीं है। हरियाणा का एक एक बेटा, एक एक बच्चा सामने बैठा है। मैं हरियाणा के लोगों को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं आप सबका कि आप सबने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
बातों पर मोहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को आगे बढ़ाते हुए माननीय नायब सैनी जी को प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। एक आभार और प्रकट करना चाहता हूं। महाकुंभ में आप हजारों की संख्या में आए और आप सबने आकर के महाकुंभ की भव्यता को और बेहतर बना दिया है। हमसे हरियाणा के साथी मिले और यह संभव सब मिलजुल करके एक संगठन शक्ति के आधार पर हम सब ने मिलजुल करके महाकुंभ को बेहतर बनाने का काम किया। आप सोचो कि अगर आपकी सरकार न होती, मोदी जी की सरकार न होती, तो क्या महाकुंभ जैसा नजारा कोई देख पाता? सनातन की ताकत को कोई देख पाता? इसलिए ब्राह्मण समाज के भाइयों तथा बहनों, हम सब इकट्ठा होकर के तय करें कि अपने नेता मोदी जी को, हमारे भगवान खड़े हैं, परशुराम जी खड़े हैं। परशुराम जी क्या करते थे? जब जब आतताई दिखते थे, जब जब सृष्टि को चुनौती देने वाले दिखते थे, जब यज्ञ में विघ्न डालने वाले दिखते थे, तो भगवान परशुराम परस उठाने का काम करते थे, फरसा उठाने का काम करते थे। मैं ब्राह्मण समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि देश के जो दुश्मन हैं, जिन्होंने बॉर्डर पार करके हमारे लोगों पर निर्ममता पूर्वक गोली चलाने का काम करता है, भगवान परशुराम के फरसे में जो ताकत है वो हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले और दुश्मन का समूल सफाया होने का काम भगवान परशुराम की कृपा से संपन्न हो। इन्हीं शब्दों के साथ बात समाप्त करता हूं। भारत माता के, भारत माता के, भगवान परशुराम के, भगवान परशुराम के। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे दिलों की धड़कन भाई कार्तिकेय शर्मा जी, राज्यसभा सांसद, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, आपसे निवेदन करूंगा दोनों हाथ बंद करके उठाएं। बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मैं देश के आज सभी दुश्मनों से आए आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। ये सच है कि भारत युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि है, लेकिन यह भी सच है कि भारत परशुराम जी की भी भूमि है। और जब परशुराम जी का फरसा चलता है तो जो भारत के दुश्मन कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हो, मैं उनको इस बात का से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने एक बात कही थी और कहा था, ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। और आज समय आ गया है कि आंख में आंख डाल के बात की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी नीतियों पर, क्योंकि आज भारत बदल गया है। आज वो भारत नहीं है कि देश के दुश्मन भारत में घुस के 26/11 जैसी हरकत करके चले जाएं। आज एक अलग भारत में है और इस भारत की गूंज और वो जो कायरता पूर्वक घटना पहलगाम में हुई है, उसका बहुत करारा जवाब मिलेगा। एक एक व्यक्ति से हिसाब लिया जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस चुनाव के अंदर एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। उन्होंने हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देने का काम किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी देवतुल्य जनता का कि आप लोगों ने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी में और श्री नायब सिंह सैनी जी में जताकर एक नया इतिहास और कीर्तिमान बनाने का काम किया है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक जिताकर पहली बार चंडीगढ़ भेजने का काम किया है। जब मैंने कार्यक्रम करने का सोचा
तो इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि हम एक कार्यक्रम करेंगे जो 1 या 2 या 3 दिन का होता है, क्योंकि कार्यक्रम की एक तिथि होती है और उसके बाद खत्म हो जाता है। पर कार्यक्रम करने का उपलक्ष्य था समाज में चेतना जगाना। जो भगवान परशुराम जी की शिक्षा है, जो उनका जीवन है, जो उनके जीवन का सार है, हमें उनके जीवन का अनुसरण करना चाहिए। और अनुसरण करते हुए हमें युवा पीढ़ी को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उन तक भी भगवान परशुराम जी की शिक्षा पहुंच सके। क्योंकि भगवान परशुराम जी शस्त्र की भी बात करते हैं और शास्त्र की भी बात करते हैं, लेकिन शास्त्र के इस्तेमाल से पहले शस्त्र का भी इस्तेमाल होना चाहिए और शस्त्र के इस्तेमाल से पहले शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। भगवान परशुराम जी का जो जीवन है वो आज के दिन में उसका महत्व कहीं और बढ़ जाता है। शायद इसीलिए भगवान परशुराम जी एक ऐसे भगवान हैं जिनका वर्णन हर युग में मिलता है, चाहे वो द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, सतयुग हो या कल युग हो, क्योंकि हर युग में ये अन्याय और न्याय की लड़ाई होती है, धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है। और इस लड़ाई के अंदर हमेशा विजय धर्म की और न्याय की होती है, जिसकी इसीलिए भगवान परशुराम जी को हम अपना प्रतीक मानते हैं और ये मानते हैं कि भगवान परशुराम जी के जीवन का जब हम अनुसरण करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर वो कठिनाइयां, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और हमें न्याय मिलेगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम द्वारा हमने भगवान परशुराम जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए एक नई अलख जगाने का काम किया है और ये उसी श्रृंखला के अंदर तीसरा कार्यक्रम है जो पिछले 3 साल में हमने आयोजित किया है। आप सबका ये जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, जो आप हरियाणा के अलग अलग प्रांत से, अलग अलग विभागों से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं दिल की गहराइयों से कि आप एक कॉल पर यहां पर आए। मैं आपका कृतज्ञ हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री, जो जब से मुख्यमंत्री बने हैं रुके ही नहीं हैं। वो सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 2 से 3 बजे तक लोगों से मिलते हैं और मुझे इस बात पे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारा अच्छा समय आ रहा है और इनके माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा एक विकसित प्रदेश के तौर पे काबिज होगा 2047 तक। मैं आपकी भी कुछ बात रखना चाहता हूं, समाज की भी बात रखना चाहता हूं। समय का अभाव है तो अपनी बात लंबी नहीं करूंगा, लेकिन संक्षिप्त पे बोलूंगा जरूर। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैं कार्यक्रम के लिए अलग अलग जिलों में गया, अलग अलग जगहों में लोगों से मिला, बात की, रायशुमारी की, तो अनेकों बातें सामने आईं और जो भी विषय आपके हैं, समाज के हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखने का काम करूंगा। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, लेकिन मुझे इस बात का भी विश्वास है कि जिस सौम्यता से, जिस संवेदनशीलता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम किया है और ब्राह्मण समाज के लिए भी संवेदनशील रहे हैं, उसी तरीके से आपके भी जो डिमांड है, मांगे हैं, उनके प्रति भी वो पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात अलग अलग जगह से उठ के आई। पंडित विनोद शर्मा जी ने अपनी उद्बोधन में बात पहले ही कही है, लेकिन मैं एक बात उनसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी विषय हैं मैं बिंदुवार तरीके से आपके सामने रखूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि आप इसके ऊपर जो संभव हो प्रयास करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप हम जो कहते हैं वो करते हैं और आप
बहुत इस विषय के अंदर बहुत ही आपका एक ऐसा रूप स्वरूप देखने को मुझे पिछले 1 साल में मिला है कि जो आप ठान ले वो कर लेते हैं, और आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि आपके सौजन्य से और माननीय मनोहर लाल जी के सौजन्य से जो फरावर की जमीन के अंदर जो त्रुटियां थी, कमियां थी, उसको आपने हटाने का काम किया। माननीय मनोहर लाल जी ने हटाने का काम किया, और बाबूजी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, विनोद शर्मा जी ने, कि आने वाले समय में कभी भी ऐसी परिस्थिति ना बने कि वो जमीन दोबारा निरस्त हो या वापस आए। ऐसे व्यवस्थित संयोजित तरीके से ये काम किया। उन्होंने हमेशा समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे ईपीबीजी की लड़ाई रही हो, चाहे धोली के मालिकाना हक की लड़ाई रही हो। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे भगवान परशुराम जी भी अपने पिता के पद चिन्हों पे चले, मैं भी अपने पिता के पद चिन्हों पे चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा और समाज की सेवा करूंगा। आपका प्यार ऐसा बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, इसी की कामना करता हूं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं समाज से कि सरकार अपना काम करेगी और करती है, हमें भी अपनी तरफ से प्रयास करने की जरूरत है। हमें भी इस तरह के प्रयास करने की जरूरत है ताकि हम भी अपने समाज को आगे बढ़ा सके। और इसी श्रृंखला के अंदर मैं 1-2 चीजें आपके सामने जरूर रखूंगा आज। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खासकर अपने युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हम लोग भगवान परशुराम जी की प्रतिमा लगाते हैं, जो उनके स्टैचू लगाते हैं पार्कों में, धर्मशालाओं में, यो हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अनादर होता है क्योंकि उनकी साफ सफाई ठीक से नहीं होती। मैं अपने युवा पीढ़ी के साथियों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप और मैं आज एक संकल्प लें कि हम सब मिलकर हर रविवार उनके जहां पर भी भगवान परशुराम जी की प्रतिमा है, स्टैचू है, चौक है, हम अपना कीमती समय निकाल कर जाएं और वहां पर खुद स्वयं से सेवा करनी शुरू करें, ताकि हमारे आदरणीय भगवान का जो प्रतिमा है उसका अनादर किसी भी प्रकार ना हो। मैं खुद स्वयं आपके साथ ये सेवा करूंगा। मैं दूसरा विषय रखना चाहता हूं। भारत को जब सोने की चिड़िया कहा जाता था तो इसलिए नहीं कहते थे कि हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना था। वो इसलिए कहा जाता था कि भारत हर प्रकार के ज्ञान का केंद्र था, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो या किसी भी प्रकार का विज्ञान हो। कहीं ना कहीं हमसे वो संज्ञा छूट गई और आने वाला समय भी ज्ञान का है। दुनिया में 70% जो आने वाले व्यवसाय बनेंगे वो ज्ञान से उत्पन्न होंगे। और आज एक मौका है, एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कॉल दी है भारत को एक विकसित देश बनाने की 2047 तक, उसका रास्ता भी ज्ञान की धारा से होके जाता है। और ब्राह्मण समाज का ज्ञान के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है, नाता है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के पास यह दायित्व भी रहा है कि ज्ञान को बढ़ाए, उसका प्रचार प्रसार करे पूरे समाज में, 36 बिरादरी में, और हजारों साल से वह करता भी आया है। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने एक छोटी सी शुरुआत की है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में 22 जिले हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त हमारे यहां बहुत सी धर्मशालाएं हैं। हर जिले में कई धर्मशालाएं हैं, शहरों में धर्मशालाएं हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे को भगवान परशुराम जी के नाम पर भगवान परशुराम जी के ही प्रेरणा लेते हुए भगवान परशुराम जी ज्ञान गंगा केंद्र की स्थापना करना चाहता हूं। मैं उसकी आज घोषणा करना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका लॉन्च कराएंगे। अभी मैं आपको उसकी जानकारी देना चाहता हूं संक्षिप्त में। जो भी धर्मशाला हमारे साथ आकर इस कार्यक्रम के अंदर इनरोल करना चाहती है, आप सब सादर आमंत्रित है। हम युवा पीढ़ी के बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको कोचिंग क्लासेस चाहिए, चाहे वो आईएएस की तैयारी हो, यूपीएससी की तैयारी हो, या फिर वो एचएससी की तैयारी हो, या फिर वो किसी भी तैयारी, फिट जी की तैयारी हो, क्लैट की हो, जीई की तैयारी हो, कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हम लगभग 200 धर्मशालाओं में निजी खर्च से
प्राइवेट वर्चुअल कोचिंग क्लासेस शुरू करेंगे संस्थान द्वारा, ताकि हर धर्मशाला में ज्ञान दोबारा से उत्पन्न हो सके और जो समाज के सबसे वंचित हैं, जो समाज के सबसे गरीब हैं, वो उनको इसका फायदा मिल सके, ताकि उनको जो साधन संपन्न नहीं हैं, जो बड़े शहरों में नहीं जा सकते, उनको अपने गांव की धर्मशाला के अंदर ही सबसे अच्छी एजुकेशन मिल सके। ये हमारा प्रयास है। उसके अंदर भारत के प्रबुद्ध लोग, जजेस, लॉयर्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, टीचर्स, सब लोग आकर पढ़ाएंगे और अपना योगदान देंगे। मैंने इस पे विस्तृत तौर पे काम किया है, उन सब से बात की है और वो सब तत्पर हैं आपको, वो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। शायद इस कार्य से हर धर्मशाला से 2-3 बच्चे आईएएस, आईपीएस, एचसीएस निकल सके, ये प्रयास है, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। देश की अधिकांश आबादी, लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम युवा पीढ़ी की चिंता करें, उनके लिए सोचें, उनके लिए प्रयास करें। तो मैं आज इस माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वो बटन दबाकर इस कार्यक्रम का लॉन्च करें, ताकि एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो दे और हम अगले पर जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी। ये कार्यक्रम आपके सौजन्य से, आपके आशीर्वाद से पूरे हरियाणा में सारी की सारी धर्मशालाओं में चलेगा, ताकि और जो भी इस धर्मशाला के इसका हिस्सा बनना चाहें वो सिर्फ हमारे को जानकारी दे, बाकी सारा काम हम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं। जो बात बाबू जी ने, पंडित विनोद शर्मा जी ने रखी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं क्योंकि समय का अभाव है और सब लोग उत्सुक है माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनने का, उनकी भाषण सुनने का। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से समाज में हर तरफ से ये बात उठ के आई है, तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ब्राह्मण आयोग का या किसी भी तरीके से इसकी जो हुई है पूर्ति हो सके। साथ ही साथ में मैं आपके सामने एक डिमांड रखना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में भगवान परशुराम छात्रावास का निर्माण कराया जाए और उसके लिए जमीन दी जाए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम की घोषणा करवाई है। साथ ही साथ मैं आपके ये भी निवेदन करना चाहता हूं, हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर कोई बड़ा मुकाम हासिल करे, लेकिन अक्सर संसाधनों की कमी की वजह से ऐसे सपने बिखर जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हरियाणा सरकार के अंदर आते हैं, वो अगर उनकी उम्र बढ़ाई जा सके, ऐसी बात समाज के कई हिस्सों के सामने से निकल के आई है, तो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पे गौर करें। अगर ये हो सके तो इसका फायदा 36 बिरादरी को मिलेगा और ब्राह्मण समाज को भी मिलेगा। और गौर ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज में कुछ एमडी और एमएस की सीटें बढ़ाने का एक निवेदन है। मैं आपके सामने ये सारे के सारे विषय बिंदुवार तरीके से लिखित में दूंगा। कालका और अंबाला में भगवान परशुराम पार्क का निर्माण कराया जाए और साथ साथ फरावर वाली भूमि पर भी जो शिक्षा स्थान की बात की गई है, उसका आप जो सरकार अपना प्रयास करेगी, लेकिन सामाजिक कोशिशों से हम उसमें योगदान करेंगे ताकि वहां पर एक ऐसा प्रोजेक्ट बन सके, चाहे लॉ कॉलेज बने, चाहे मेडिकल स्कूल बने या खेल स्टेडियम उसके साथ बन सकेगी। 15 एकड़ जमीन है, तो मैं आशा करता हूं कि हर बार की तरह समाज की इन मांगों को भी आप जरूर स्वीकार करेंगे और अपना मार्गदर्शन देंगे। साथियों, आज हम सभी के लिए अपने भीतर भी कुछ बदलाव लाने का अवसर है। मैं सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं कि जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, मैं उन पर पूर्ण रूप से उनको अनुसरण करते हुए आगे बढ़ूंगा और आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि मैं आपके बीच में आया था न्योता देने इस कार्यक्रम का। आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे गए। आज यहां पर इतनी भारी संख्या में पूरे दल बल के साथ आकर
और मैं आपका कृतज्ञ हूं। और मैं हमेशा यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि मैं आपके बीच में ना तो किसी सांसद या ना किसी नेता के भी हैसियत से आया हूं, आपका हूं, आप ही में से हूं, आप ही का रहूंगा, आपका भाई हूं, बेटा हूं, और जो आपके लिए कर सकूं, जितना भगवान परशुराम जी ने मुझे सामर्थ्य दिया है, प्रयास करूंगा, कि कोशिश करूंगा कि उससे ज्यादा बढ़ के कुछ कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान परशुराम, जय भारत मां, जय हरियाणा।